नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम आधुनिक चित्रकला के इतिहास में यथार्थवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद इनका अध्ययन किया और इनके अंतर्गत जो जितने आर्टिस्ट थे उनका अध्ययन किया। यथार्थवाद में जो चित्रकार हैं ऑनेरे दोमियो, इनके बारे में हम देखते हैं। ऑनेरे दोमियो का जन्म 26 फरवरी सन 1808 को हुआ और इनकी मृत्यु 10 फरवरी सन 1879 में हुई। यथार्थवाद में दोमियो ने पेंटिंग, स्कल्पचर और पेंट मेकिंग इन तीनों विधाओं में कार्य किया। यथार्थवाद के अध्ययन से पूर्व हम ये देखें कि रोमांसवाद में और नवशास्त्रीयवाद में क्या क्या कमियां थी, क्या उनमें किस प्रकार का उनका प्रभाव था और उनसे यथार्थवाद अलग कैसे हुआ, इन सब के बारे में दोमियो के जीवन काल और उनके चित्रों के बारे में हम देखते हैं। ये दोमियो का जो चित्र है देख पा रहे हैं हम। मानव की कमजोरियां, विवशता व अहंकार का एवं उसके सुख दुखों का आत्मीयता से परिशीलन करके परिणाम कारक किंतु व्यंग्यपूर्ण चित्रण करने का जो श्रेय ऑनेरे दोमियो को है वो और किसी चित्रकार को नहीं है। दोमियो का जन्म फ्रांस के मार्साई शहर में हुआ और ये उम्र के 22वें वर्ष में ही एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हुई। इनके द्वारा लगभग 40 साल के अंतर्गत ही 4000 के लगभग व्यंग्य चित्र बनाए गए और बहुत सारे यानी कई रेखा चित्र खींचे गए, सैकड़ों तेल चित्रों का निर्माण किया गया। ये सब यथार्थवाद जो कला है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है जो इन्होंने अपने जीवन काल में जो चित्रांकन कार्य करके किया और इसके बराबर और किसी यानी यथार्थवादी चित्रकार ने ये कार्य नहीं किया। और देखा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रेंच नागरिक रोमांसवादी दृष्टिकोण अपनाए हुए थे और जबकि उस सदी के उत्तरार्ध में तेजी से यानी कि बदलाव आया। परिस्थितिवश उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी बन गया और वह अपने हर एक विचार एवं व्यवहार का मूल्यांकन उसी दृष्टिकोण से करने लगे। दोमियो के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थितियां थी जब बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग निष्फल कल्पनावाद से उद्गिन होकर यानी कि थोड़ा सा परेशान होकर और पक्का उपयुक्तवादी बन गया था। महान कलाकारों की कला सदैव समकालीन परिस्थितियों का दर्पण व विचार का सार संग्रह रही है। ये आदिकाल से ही चला आ रहा है कि जितने भी चित्रकार हुए हैं, जो अच्छे चित्रकार या श्रेष्ठ कलाकार हुए हैं, वो समकालीन परिस्थितियों के ऊपर चित्र बनाते रहे हैं और अपनी कला को उसी के लिए समर्पित किया है। महान कलाकारों की कला में यानी कि अब नाम लेते हैं तो दोमियो का नाम यानी लेना उचित होगा और उनकी भी कला यानी कि एक तरह से ये कहें कि महान कलाकारों के अंतर्गत इनकी गिनती होती है। इनकी कला के अंतर्गत समकालीन जो परिस्थितियों के जो कारण खोजे इन्होंने और प्रचलित जो परंपराएं थी उनका उपहास किया है, उनकी निंदा की अपने चित्रों के अंतर्गत और जो परिस्थितियां चली आ रही थी उनसे हट करके कार्य करने की कोशिश की। दोमियो ने वस्तुस्थिति को अपनी कला के लिए समुचित विषय माना और परंपरागत, पौराणिक व ऐतिहासिक विषयों को त्यागा। जो परंपरा चली आ रही थी भाई, जो पौराणिक जो विषय थे और थे, उनको सबको त्याग करके उन्होंने अपनी वर्तमान की जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार कार्य करने की कोशिश की। पॉल सक्स ने लिखा है कि अब तक कोई भी व्यक्ति अपने समय के साथ दोमियो जितना एक रूप नहीं हुआ। उन्होंने दोमियो की तुलना इंग्लिश उपन्यासकार डिकन्स से की है। दोनों ने शहरी आदमी के जीवन का गहरा निरीक्षण किया और उसकी भावनाओं, मनोवृत्तियों, सुख दुखों का मनोवैज्ञानिक तरीकों से उपासनात्मक चित्रण किया है। सौंदर्य की देवता वीनस से ग्रामीण
कन्या को चित्रित करना यथार्थवादी कलाकार को अधिक प्रिय था। कहने का तात्पर्य यही है कि जो परंपरा जो चली आ रही थी और जो चित्र बनते आ रहे थे, जिस एक दायरे में बन रहे थे, उनसे हट करके उन्होंने देखा कि वर्तमान काल में जो व्यक्ति के यदि चित्र बनाते हैं, या ये कहें कि कोई वेनस का चित्र बनाता है, तो डोमियो चाहते थे कि मैं किसी ग्रामीण लड़की का या कन्या का चित्र बना करके अधिक प्रसन्न रहूँगा। उसके देखने की बाह्य रूप में नीरस दिखाई देने वाली वास्तविकता में इतनी विविधता है कि उसका कोई पार नहीं। वह कलाकार को वास्तव सृष्टि से ही चित्रण योग्य अनंत विषय मिल सकते हैं। यदि वह खुली आंखों से देखने, वह बिना पूर्वग्रह पक्षपात के विचार करने की कोशिश करे, तो इस प्रकार दृष्टिकोण में मूलगामी परिवर्तन होते ही यथार्थवादी कलाकार को परंपरागत आदर्श सौंदर्य से मानव शरीर का नैसर्गिक रूप, कपोल कल्पित कथाओं से सत्य घटनाएं व काल्पनिक वातावरण से सत्य परिस्थितियां अधिक प्रिय व चित्रण योग्य प्रतीत होने लगी हैं। इस प्रकार सर्वसामान्य मानव, उसका दिन प्रतिदिन का जीवन, उसकी सुख दुख की कहानियां कला का प्रमुख विषय बन गई। चित्रकार केवल कल्पना पर निर्भर रहकर ही चित्रण करने के बजाय आसपास की दुनिया का प्रेक्षक के रूप में निरीक्षण करने लगा और उसकी कला जीवन का सच्चा दर्पण बन गई। जितने भी समाज में क्रियाकलाप होते थे, मानव जीवन में होते थे, उन सब का यथार्थवाद में कलाकारों ने चित्रण करना प्रारंभ किया। सत्य जीवन का परिणाम कारक चित्रण करने के लिए उद्देश्य से यथार्थवादी कलाकारों को परंपरागत अंकन पद्धति से बहुत परिवर्तन करना पड़ा, जिससे उसकी शैली में अंकन के सहज सामर्थ्य व नैसर्गिकता के गुणों की रक्षा हुई। पुरानी शैली का नियमित एक साथ चिकनापन हट गया। अंकन पद्धति में कलाकारों को नियंत्रण पूर्वक विषयानुकूल परिवर्तन करना आवश्यक हुआ एवं कलाकारों में नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। यथार्थवाद के कारण कलाकार के व्यक्तिगत चिंतन व दर्शन को प्रोत्साहन मिला और वे बंद मुक्त होकर सृजन व्यस्त हो गए। पहले एक परंपरा चली आ रही थी जिसके अंतर्गत वो अपने नियमों में बंधे हुए थे, उन सब बंधनों को तोड़ करके सर्जन में व्यस्त हुए और अपने अनुसार सर्जन करना प्रारंभ किया। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भिन्न प्रकृति के कलाकारों को भौतिक स्तर पर अपनी सृजनात्मकता भावनाओं की पूर्ति का यथार्थवाद एकमात्र प्रभावी साधन प्रतीत हुआ। ये जो चित्र, इनके जो रेखा चित्र हैं, क्योंकि बहुत अच्छे रेखा चित्रकार थे, वो रेखा चित्र हम देख सकते हैं। काव्य में प्रवृत्ति के चित्रकार प्रकृति चित्रण की ओर आकृष्ट हुए, वह चित्रकला में प्रकृति चित्रण का महत्व बढ़ा। ये यथार्थवाद के साथ ही बढ़ा। समाज सेवा से प्रेरित कलाकारों ने पीड़ित जनता के दुखी जीवन का सहानुभूति पूर्वक दर्द भरा चित्रण किया एवं सारे समाज का ध्यान पीड़ित वर्ग की ओर आकृष्ट करने का कला का एक प्रभावी साधन बन गया। कुछ यथार्थवादी कलाकारों ने पारिवारिक जीवन के वन भोजन, घरेलू खेल, उत्सव त्यौहार जैसे प्रसन्नता, उत्साह व हर्ष के जो प्रसंग थे उनको भी यानी कि चित्रण करना प्रारंभ किया। मानव जीवन आनंद व आशा के क्षणों से कितना ओतप्रोत है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि यथार्थवाद से कला के क्षेत्र में अधिक व्यापकता आ गई, जो पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक चित्रण में नहीं थी। कलाकार स्वतंत्र रूप से अपने स्वाभाविक अभिरुचियों के अनुसार निजी विचारों से चित्रण करने को उद्यत होकर अपने पृथक कलात्मक व्यक्तित्व को अनुभव करने लगा। ये नवीन विचारधारा आधुनिक कला के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। इसी प्रकार गोया की भांति डोमियो असत्य, पाखंड व अन्याय से घृणा करते थे। व्यंग्य चित्र द्वारा राजा की निंदा करने के कारण
उनको कई बार कारावास भी हुआ और 1835 के कानून से उनके व्यंग्य चित्रण पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे उम्र के 22वें साल में शुरू किए गए उनके व्यंग्य चित्रण के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। अब ला कारिकात्यूर मासिक पत्रिका में व्यंग्य चित्रकार का काम छोड़कर उन्होंने ला सारीवारी दैनिक पत्रिका के लिए रेखा चित्र बनाना शुरू किया। वह 13 साल में उस पत्रिका में उनके सैकड़ों रेखा चित्र प्रकाशित हुए। ये उनका यानी कि मूर्ति शिल्प है, क्योंकि एक अच्छे शिल्पकार भी थे, मूर्तिकार भी थे। डोमियो कोई सामान्य रेखा चित्रकार नहीं थे, वे असाधारण प्रतिभा के कलाकार थे और उनके रेखा चित्रों की तुलना रेम्ब्रांड, रूबेंस जैसे श्रेष्ठ कलाकारों के रेखा चित्रों से की जा सकती है। डोमियो ने इन कलाकारों का लुव्र संग्रहालय में अध्ययन किया था, उनसे वे काफ़ी प्रभावित भी हुए। डोमियो के रेखा चित्रों के विषय सर्वसामान्य होने के कारण समकालीन दर्शक व समीक्षक उनकी योग्यता व उनकी कृतियों के कलात्मक गुणों को पहचान नहीं सके और उनसे ये देखते थे कि ये क्या चित्र बना रहे हैं। बचपन में ही चित्रकार बनने की आकांक्षा ने डोमियो को प्रेरित किया, किंतु उम्र के 40वें साल तक वे दरिद्रता में रहे और दरिद्र अवस्था को पार नहीं कर सके। कहने का तात्पर्य ये कि वो काफ़ी गरीब ही रहे और अर्थ अर्जन के लिए यानी पैसे कमाने के लिए रेखा चित्रकारी में व्यस्त होने के कारण कलर्ड चित्र कम बना पाए या रंगीन चित्र नहीं बना पाए, कम बना पाए। रेखा चित्रों से उनको कोई विशेष आमदनी तो नहीं होती थी, परंतु फिर भी अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने सैकड़ों रेखा चित्र बनाए और वे अपना खर्चा उन्हीं से चलाते थे। सन 1860 में ले सारीवारी पत्रिका ने उनको नौकरी से हटा दिया। अब उनको रंगीन चित्र बनाने के लिए कुछ समय मिला, किंतु उस समय के लिए उनके पास पैसा नहीं था। 3 साल तक अपने घनिष्ठ मित्रों से पैसे लेकर के और नाम मात्र की सरकारी सहायता के ऊपर वो निर्भर रहे। खर्च कम करने के लिए डोमियो ने पेरिस छोड़ दिया और वालमांद्रा नामक एक पेरिस का उपनगर था, वहाँ चले गए। सन 1863 में उनको कम तनख्वाह पर फिर से ला सारीवारी जो पत्रिका थी उसमें नौकरी मिली, किंतु उससे उनकी विपन्नावस्था में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था। अब उनकी दृष्टि भी कमज़ोर होने लगी थी, आंखों से कम दिखना प्रारंभ हो गया था और सन 1879 में उन चित्रकारों की ऐसी ही परिस्थिति में यानी कि मृत्यु हुई और ये कहें कि इतनी गरीबी में मृत्यु हुई कि अंतिम संस्कार के लिए भी उनके लिए यानी सहायता लेनी पड़ी और वो भी पर्याप्त सहायता नहीं मिली कि उनका अंतिम संस्कार भी सही तरीके से किया जा सके। उनकी मृत्यु के पश्चात अब ये कहें कि जो छल कपट करते हैं उनको धूर्ती कहेंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात धूर्त व्यापारियों ने उनकी विधवा पत्नी से अल्प मूल्य में उनके चित्र खरीदे और उनको बढ़ी हुई कीमत पर यानी कि बेचे, और यदि वो थोड़ा सा अच्छा पैसा दे देते तो हो सकता है उनका जीवन अच्छे से चल पाता, परंतु उन्होंने बहुत ही कम पैसे दे करके उनके चित्र खरीदे। डोमियो की कला यही सिद्ध करती है कि कलाकृति में संदेह होने से या कलाकृति का निर्माण केवल सामान्य दर्शक के ज्ञान या मनोरंजन के लिए किए जाने से ही कलाकृति श्रेष्ठता में कोई बाधा नहीं आती। डोमियो की कला अभिप्राय युक्त होते हुए संयोजन, रूप, अभिव्यक्ति आदि कलात्मक गुणों से प्रचुर है। डोमियो ने सभी आत्म प्रशंसा या सैद्धांतिक चर्चा नहीं की, किंतु उनकी कलाकृतियाँ कला समीक्षकों व विद्वानों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि सामान्य दर्शकों के लिए।
उनके चित्रित किए हुए सभी व्यक्ति चित्र, जैसे गरीब है, धनी है, वकील है, डॉक्टर है, न्यायाधीश है, भिखारी है, व्यापारी है, चोर है, सभी प्रकार के जो व्यक्ति चित्र बनाए वो आंतरिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से इतने परिपूर्ण व सच्चे हैं कि वेशभूषा व वातावरण की भिन्नता होने पर भी वे हमारे लिए समकालीन महत्व रखते हैं, जैसे कि वे सब अपने अपने वर्ग की अपरिवर्तनशील मूलभूत मनोवृत्ति का दर्पण है। 19वीं शताब्दी के श्रेष्ठ कलाकारों में दोमियो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कि किसी भी चित्रशाला या कलाकार से शिक्षा प्राप्त किए बिना व्यक्तिगत परिश्रम से कला साधना की। उनके सरल व प्रभावी रेखांकन की तुलना रेम्ब्रांड के रेखांकन से की जा सकती है। रेम्ब्रांड ने धार्मिक विषयों को चित्रित किया, जबकि दोमियो ने सामान्य आदमी के दैनंदिन जीवन को विषय के रूप में चुना। कहीं शास्त्रीय अध्ययन या मार्गदर्शन नहीं होने पर भी उन्होंने केवल निरीक्षण द्वारा मानव शरीर रचना, पोशाक, बाह्य एवं घरेलू वातावरण का बारीकियों के साथ जो सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया वह आश्चर्यजनक है। यही बात मानव स्वभाव, रहन सहन, व्यक्तित्व के उनके ज्ञान के बारे में कही जा सकती है। और ये जो हम चित्र जो देख रहे हैं, ये दोमियो के जो बनाए हुए जो चित्र हैं वो बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं। ये जो चित्र हैं ये दोमियो के द्वारा बनाए हुए हैं। और इसी के साथ ये कहेंगे हम निरर्थक सैद्धांतिक वाद विवाद से दोमियो कितनी गणना करते थे, ये उनके एक व्यंग्य चित्र में हम देखेंगे। जो ये जो चित्र देख रहे हैं इनके बाद में इनका जो व्यंग्य चित्र इन्होंने काफ़ी बनाए हैं, और उन व्यंग्य चित्रों में शैलियों की लड़ाई, ये जो चित्र हम देख रहे हैं इसमें का टाइटल है शैलियों की लड़ाई, यानी दो शैलियों की लड़ाई है। और इस चित्र के अंदर दोनों चित्रकार अपने अपने शैली की आपस में लड़ाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि दोनों चित्रकार ढाल, तलवार की जगह मिश्रण फलक और तुलिका व आधार पट्टी को हाथ में लेकर लड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ दोमियो ये कहना चाह रहे हैं कि शैलियों की किस प्रकार से लड़ाई हो रही है। तो दो चित्रकार आपस में किस प्रकार से शैलियों की लड़ाई करते हैं ये हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। रेम्ब्रांड व गोया से प्रभावित होते हुए दोमियो के चित्रों में रेम्ब्रांड की धार्मिकता है और न ही गोया की कल्पना है। यानी उनसे प्रभावित तो हुए परंतु उनकी धार्मिकता और कल्पना दोनों को उन्होंने आत्मसात नहीं किया। वे 19वीं सदी के चित्रकार थे और उनका धर्म था समाज जीवन के बाह्य नकली आवरण के पीछे छुपे कटु सत्य को समाजोन्मुख करना। वह उनकी कल्पना थी उपहास। उन्होंने व्यक्तियों के चेहरों के कृत्रिम भावों व झूठे मुद्राविनों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उनको चित्रित करके मानव के पाखंडी व्यवहार का उपहास किया। दोमियो ने अपनी समर्थ कोची से व्यंग्य चित्रण को कला का स्थान प्राप्त कराया। उनके उपहास का मुख्य लक्ष्य था मध्यम वर्ग, उसका अहंकार व खोखलापन। साथ साथ उन्होंने गरीबों के दुख व उच्च वर्ग के अन्यायपूर्ण व्यवहार का भी भंडाफोड़ किया। उनके व्यंग्य चित्रों में न्यायालय, रेल का डिब्बा, रंगमंच के दृश्य, डॉन क्विक्सोट के कहानी चित्र बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि ये कहा जाए कि कई बार पूछा जाता है कि दोमियो के व्यंग्य चित्रों में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, तो न्यायालय, रेल का डिब्बा, रंगमंच के दृश्य या डॉन क्विक्सोट की कहानी चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। दोमियो यथार्थवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, परंतु उनकी कला में इतने विविध गुण हैं कि उनको किसी वाद में सीमित करना अयोग्य है। उनके तेल चित्रों में आकारों का सरलीकरण
वह भिन्न छटाओं से सुस्पष्ट क्षेत्रों की सुसंगत रचना करके ठोस चित्रण किया है, जिसमें भिखारी व दौभिन ये चित्र उत्कृष्ट उदाहरण है। दोमियों के बाद सेजान ने उसी प्रकार ठोस रचना पर बल देकर चित्रण किया। दोमियों की कला में रचनात्मकता के अतिरिक्त भावपूर्ण जोशीला अंकन व रेखाओं का गतित्व है, जिससे उनकी कला में अभिव्यंजनावादी झलक आ गई है। अभिव्यक्ति के विचार से उनके चित्र रुओं की कलाकृतियों के समरूप हैं। अभिव्यंजनावादी चित्रकार एमिल नॉल्डे व रुओ दोमियों की कला से प्रभावित थे। कुछ इतिहासकार दोमियों को प्रथम अभिव्यंजनावादी चित्रकार मानते हैं। दोमियों के चित्र देश त्याग व डॉन क्विक्सोट के कहानी चित्र पूर्ण रूप से रोमांसवादी हैं। दोमियों के चित्र जैसे कलात्मक गुणों से परिपूर्ण हैं, वैसे उनके परिणाम कारक विषय प्रतिपाद के साहित्यिक गुण भी हैं, जिससे सामान्य दर्शक भी उनकी कृतियों से आकृष्ट होता है व उनकी कृतियों को सामाजिक महत्व प्राप्त हो गया है। बोदेलेर ने लिखा है कि दोमियों न केवल व्यंग्य चित्रकला के में बल्कि आधुनिक कला में भी महान चित्रकार हैं। दोमियों के रेखा चित्रों को देखकर बाल्जाक ने कहा था, इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठा है। यानी बाल्जाक कहते हैं कि इस चित्रकार के अंतर्गत माइकल एंजेलो छुपकर बैठा है। चित्रकार कुर्बे व देलाकारा तथा साहित्यकार बोदेलेर व गोतिये दोमियों के घनिष्ठ मित्र थे और उनके यहाँ जाकर जमीन पर बैठकर वे सब विचार गोष्ठियाँ करते थे एक साथ। यानी चित्रकार साहित्यकार ये सब बैठ करके विचार गोष्ठियाँ करते थे। एक रोज जब दोमियों लिथोग्राफ बनाने में व्यस्त थे, तब उनमें से किसी ने धीमी आवाज में कहा, देखो वृद्ध दोमियों को कितना काम करना पड़ता है। ये व्यंग्य के रूप में कहा उन्होंने, किसी एक ने। किंतु ये कोई बुरी बात नहीं है, किंतु आंख कमजोर होने से मुझे अत्यधिक परिश्रम होता है। किंतु दयालु मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपको आमदनी है और मेरे लिए है कला प्रेमी रसिकगण, और मैं कला प्रेमी रसिकगण को ही चाहता हूं। ये दोमियों ने कहा और उनके जीवन में ऐसे ही हुआ जिसको वे चाहते थे। वह रसिकगण उनको मिला, वे लोकप्रिय व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, परंतु उनको आमरण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये आर्थिक कठिनाइयों का सामना तो हम लगभग आगे आने वाले कई चित्रकारों के बारे में और भी देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में कला के लिए चाहे कितना भी कार्य किया हो, परंतु उनको आर्थिक लाभ नहीं मिला। वो उस समय की तात्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनमें देखे जा सकते हैं। ये दोमियों की जो कलर जो चित्र हैं वो हम देख पा रहे हैं कि कितने यथार्थवाद को यानी छू रहे हैं और अपने मन को छू रहे हैं ये चित्र, कि हाँ दोमियों ने उस समय यथार्थवाद या ये कहें कि गरीब व्यक्तियों के चित्र बनाना, ग्रामीण के चित्र बनाना, या ये तात्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनके जो हैं वो चित्रांकन कार्य करना उस समय देखे गए हैं। धन्यवाद। आगे हम यथार्थवाद में गुस्ताव कुर्बे का अध्ययन करेंगे।